जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान क्लासेज के ऊपर। और हम सब मिलकर के और अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, या राजस्थान के फिजिकल डिवीजन के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे, जिसमें हम राजस्थान के फिजिकल डिवीजन के सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में बात किए थे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सबसे पहले किस व्यक्ति ने वर्गीकरण किया था उनका, और 7 भागों में प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। फिर आधुनिक वर्गीकरण, जिसके बारे में आज के से जो है मैं जितने भी कंपटीशन आज के टाइम में हो रहे हैं उन सब के अंदर आधुनिक वर्गीकरण को लेकर प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में वहीं से ही प्रश्न आपको पूछा जाता है, जो कि आधुनिक वर्गीकरण डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना साहब के द्वारा किया गया था 1994 के अंदर। इसी हरि मोहन सक्सेना ने 4 भागों में विभाजित किया था। उन सब के बारे में हमें डिटेल से एक एक करके बात करनी है, और उसी में हम आज पहले ही सबसे पहले भौतिक प्रदेश के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 भौतिक प्रदेश, जिसमें जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हरि मोहन सक्सेना साहब ने जो है जिसको विभाजित किया था, और उसका नाम है पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश। कौन सा होगा? पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश। सबसे पहले तो हमें बात करनी है कि यह पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश राजस्थान के अंदर आपको कहां पर देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये जितना भी सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना भाई साहब। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये वाला जो कि यहां से लेकर के और ये ऐसे जो है ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा पोर्शन जो है कौन सा होगा? पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश होगा। कौन सा होगा? पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश होगा। सबसे पहले तो इस पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश के बारे में हम बात करें तो इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है, यानी कि इसे थार डेजर्ट के नाम से भी अपन लोग जानते हैं, यानी कि इसे हम थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात कर ले कि इस भौतिक प्रदेश का निर्माण कौन से काल में हुआ था, कब इसका निर्माण हुआ था, यानी कि इसके फॉर्मेशन से संबंधित भी हमें बहुत बार जो है प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो इसके निर्माण के बारे में बात कर लें तो इसका निर्माण जो है चतुर्थक युग के प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। कौन से काल में? चतुर्थक युग के प्लीस्टोसीन काल में तेथिस सागर के अवशेषों से हुआ था। यानी इसका निर्माण जो है तेथिस सागर के अवशेषों के रूप में जो है इसका निर्माण चतुर्थक युग के प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। नियोजोइक युग भी या एरा भी इसे आप कह सकते हैं, जिसे न्यूटन महाकल्प के नाम से भी आप जान सकते हैं। इसके बारे में ये बात कर ले कि इसको किस किस उपनाम से जाना गया है, यानी कि इसके क्या क्या जो है उपनाम जो है दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं उपनामों के बारे में। तो सबसे पहले उपनामों में आप इसके बारे में सुनेंगे, इसे कहा जाता है थार मरुस्थल। अब इसे थार मरुस्थल क्यों कहते हैं? तो एक जिला है पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम है थार पारकर। ये थार पारकर नाम का एक जिला जो कि किसमें है? हरामखोर देश पाकिस्तान के अंदर है। इसी पाकिस्तान में है थार पारकर जिला, और इसी थार पारकर जिले के नाम के आधार पर इसे क्या नाम दिया गया है? थार का मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल कहा जाता है। फिर उसके बाद में दूसरे नाम की बात कर लें, दूसरा उपनाम इसका है, इसे कहा जाता है चोलिस्तान।
क्या कहते हैं इसे? चोलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। और चोलिस्तान की बात कर ले तो चोलिस्तान इसे कहां पे कहा जाता है? तो यह इसका पाकिस्तान में स्थानीय नाम है। पाकिस्तान में इसका स्थानीय नाम क्या है? तो पाकिस्तान में इसका स्थानीय नाम चोलिस्तान है। उसके बाद में आपने इसके बारे में सुना होगा थली मरुस्थल, कि थार के मरुस्थल को ही क्या बोला जाता है? थली मरुस्थल भी इसे कहा जाता है। और इसी थली मरुस्थल की बात कर लें तो इसे थली मरुस्थल कहां पे कहा जाता है? तो यह इसका राजस्थान में स्थानीय नाम है। यानी कि थार के मरुस्थल का राजस्थान में स्थानीय नाम क्या है? तो राजस्थान में इसका स्थानीय नाम है थली मरुस्थल। और इसके बारे में इसके बाद में चौथा इसका नामकरण जो है इसे रखा गया है और इसे कहा जाता है मरुकांतर। इसे मरुकांतर के नाम से भी जानते हैं। और मरुकांतर इसको किसने कहा है? तो मरुकांतर जो है ये वाल्मीकि जी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण में कहा गया है। ने रामायण में कहा है। और रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने जो है संपूर्ण राजस्थान को, जो संपूर्ण राजस्थान है, इस संपूर्ण राजस्थान को भी क्या नाम दिया है? तो संपूर्ण राजस्थान को भी मरुकांतर कहा है। तो वाल्मीकि जी ने संपूर्ण राजस्थान को भी मरुकांतर कहा है। मरुकांतर नाम की संज्ञा जी जो है वो दी है। किसने? वाल्मीकि जी ने रामायण के अंदर। इसके बाद में हम बात कर लें कि राजस्थान के मरुस्थल से और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि राजस्थान के अंदर जो ये थार का जो मरुस्थल है, यह मरुस्थल जो है इसमें सर्वाधिक जैव विविधता वाला है। यानी कि विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यानी कि आप अच्छे से जान सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी वाला जो मरुस्थल है, वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। आपने सुना होगा कि जैव विविधता क्या होता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लें तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता जो है, यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक किसी स्थान विशेष की बातें कर रहे हैं और उसी स्थान विशेष के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, उन्हीं को जो है जिस एक स्थान पर पाई जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। और राजस्थान में इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो है जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे खरगोश है और भी बहुत सारे, जैसे हिरण है, जैसे आपने नीलगाय देखा होगा। बहुत सारे जो है जीव जंतु यहाँ पे देखने को राजस्थान के इस थार के मरुस्थल में या भारत का ये जो थार का मरुस्थल है इसमें देखने को प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके अंदर आप अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों में जैसे खेजड़ी हो गया, कैर हो गया, खैर हो गया, कीकर हो गया, ऐसे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको देखने को? अलग अलग प्रकार के जो है पेड़ पौधे यानी कि वनस्पतियां आपको देखने को मिलती है। इसी कारण से इस पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में यहाँ पे सर्वाधिक क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो एक बार आप इतने जितना आपको पढ़ाया गया इसका एक स्क्रीनशॉट मार लें। उसके बाद में आगे हम इसी के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अब फिर शुरू करते हैं आगे।
तो ध्यान से देखिएगा, थार के मरुस्थल की बात कर ले तो यह मरुस्थल जो है यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, और जनसंख्या घनत्व कितना पाया जाता है इसमें? 309 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला मरुस्थल है। यानी कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? अपने पास थार का मरुस्थल जो है ये विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में अब क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रश्न पूछ लिया जाए कि यह मरुस्थल जो है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। यानी कि इससे 16 मरुस्थल इससे क्या है? बड़े हैं। 17वें नंबर पर थार का मरुस्थल जो है दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। 17वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से यह आता है। इसके बाद में थार के मरुस्थल में सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में कहां पे देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा राजस्थान में। न्यूनतम कहां पे मिलता है? लेकिन एक उस चीज से पहले हम एक अध्ययन और करेंगे कि थार का जो मरुस्थल है यह किसका भाग है, किसका, कौन से बड़े मरुस्थल का हिस्सा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, हम बात करते हैं थार का मरुस्थल किसका हिस्सा है। साथ साथ आप भी ये मैप बनाते रहेंगे क्योंकि इस मैप से आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि थार का मरुस्थल जो है ये किसका हिस्सा माना जाता है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास कुछ एक इस प्रकार से जो है ये विश्व का मानचित्र हमारे पास, जिसमें हमने दो कॉन्टिनेंट्स के बारे में अध्ययन किया, दो चित्र जो है महाद्वीपों को, दो तीन महाद्वीपों के चित्र जो है इसमें शामिल किए हैं, जिसमें विश्व के मानचित्र के अंतर्गत हमारे पास ये वाला यहाँ पे कैस्पियन सागर झील है, ठीक है, और ये हमारे पास हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। इस वाले सेगमेंट में हम भारत को अगर एक बार अच्छे से बना लें और फिर बात करें तो देखिएगा, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। और इस प्यारे भारत में आपको यहाँ पर ये वाला भाग जो है सेगमेंट, यहाँ पे ये आपको थार का मरुस्थल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अपने पास क्या है? थार का मरुस्थल है। और यहाँ पे ये वाला सहारा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है। ये अपने पास अरब का प्रायद्वीप है, पूरा का पूरा मरुस्थली क्षेत्र है, ठीक है। इधर ये ईरान वाला क्षेत्र हो गया, ये थार का मरुस्थल हो गया। मैं इसके बारे में लिख देता हूं ये नीचे कि ये अपने पास कौन सा है? थार मरुस्थल है, ठीक है। ये अपने पास थार का मरुस्थल हो गया। और यह किसका हिस्सा है थार का मरुस्थल? तो ध्यान से देखना, थार का मरुस्थल किसका हिस्सा है? यहां से ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इस वाले भाग को नाम दिया जाता है ग्रेट पेलियो
इसे कहा जाता है ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल। आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल, यानी कि थार का मरुस्थल किसका हिस्सा है? तो थार का मरुस्थल जो है यह ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का हिस्सा है। कौन से मरुस्थल का हिस्सा है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का जो है हिस्सा माना जाता है, जो थार का मरुस्थल है। अब इस थार के मरुस्थल का अगर आपसे ढलान पूछ लिया जाए कि इसका ढाल कौन सी दिशा में है, तो थार के मरुस्थल का ढाल जो है यह उत्तर पूर्व से लेकर के और दक्षिण पूर्व की तरफ है। किधर है? यानी कि इसका ढाल किधर है? तो इसका ढाल जो है यहाँ पे उत्तर पूर्व से लेकर के और दक्षिण पश्चिम की तरफ है। यानी कि मैं इसके ढाल के बारे में बात कर लूं तो थार का मरुस्थल जो ढाल है इसका उत्तर पूर्व दिशा से लेकर के, जो हमारी उप दिशाएं हैं उनसे लेकर के, और इसका उत्तर पूर्व की जो दिशा है वहां से लेकर और दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है, इस साइड में थार के मरुस्थल का जो है ढाल आपको, यानी कि इसका स्लोप जो है ये दिखाई देगा। ठीक है। और उसके बारे में बात कर लें कि थार का जो मरुस्थल है इसका सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान के अंदर आपको कहां पे देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा जो है थार के मरुस्थल का विस्तार आपको देखने को मिलता है जैसलमेर जिले में। कहां पे देखने को मिलता है? जैसलमेर, जो यहाँ पे है, ये रहा जैसलमेर। इस जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा थार के मरुस्थल का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में हम बात कर लें इसके न्यूनतम विस्तार के बारे में, तो इसका न्यूनतम विस्तार अपने को देखने को मिलेगा झुंझुनू में। कहां पे देखने को मिलेगा? झुंझुनू के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा थार के मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार पूछे तो जैसलमेर, लेकिन न्यूनतम विस्तार आपसे पूछ ले तो कौन सा होगा? झुंझुनू होगा। इतना आपको मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार इस सारे के सारे पोर्शन का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं हम। देखिए, अब आगे हम बात करें इसके बारे में तो देखना ध्यान से। देखेंगे ध्यान से, थार का मरुस्थल क्या करता है? तो यह मानसून को आकर्षित करता है। मानसून को क्या करता है? आकर्षित करता है। कैसे करता है? ध्यान से देखना, मानसून को आकर्षित। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारे पास हमारा प्यारा भारत, यानी कि हमारा इंडिया जो है ये मैं बना रहा हूं अपने सामने। और इसी प्यारे भारत की बात कर ले तो इसी प्यारे भारत जैसा कि ये हमारे पास हमारा प्यारा भारत है। क्या है? ये हमारा प्यारा प्यारा इंडिया है। और इसी भारत के अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ये आपको ये वाला जो भाग है ये कौन सा देखने को मिलेगा? ये वाला अपना थार का मरुस्थल वाला भाग देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थार का मरुस्थल है। यहाँ पे इस समय आप अच्छे से ये जानते हैं कि भारत के अंदर से इधर से एक रेखा गुजरती है, और इस रेखा का नाम क्या है? तो इस रेखा का नाम है करक रेखा। क्या है इस रेखा का नाम? करक रेखा नाम है। अब ये करक रेखा जो है, यह करक रेखा
जो है भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। और आप अच्छे से जानते हैं कि कर्क रेखा के ऊपर जो सूर्य है यानी जो सन है वो लगातार लंबवत चमकता है। दो यानी कि 21 जून की कंडीशन की बात कर लें तो 21 जून को जो है यहाँ पे सूर्य लगातार लंबवत चमकता रहता है। अब सूर्य का प्रकाश लगातार इस रेखा के ऊपर आकर गिरेगा, इसी कारण से इस क्षेत्र में क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो जाएगा भाई, ज्यादा होगा। अब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्षेत्र में प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? यानी कि थार के मरुस्थल का तापमान बढ़ेगा और प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम हो जाएगा तो इसी क्षेत्र में यानी कि दक्षिण भारत में यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, उस समय कम होता है, और यहाँ पे प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो आप ये फॉर्मेट अच्छे से जानते होंगे कि हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। समझ रहे मेरी बात? यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होने से यहाँ पे हवा हल्की होगी थार के मरुस्थल में और हवा ऊपर उठ जाएगी, और हवा ऊपर उठने के बाद में यहाँ पे हवा की जो है कमी होगी, और यहाँ पे हवा की जब कमी होगी तो यहाँ की हवा यानी कि हिंद महासागरीय क्षेत्र की जो हवा है वो इसका स्थान भरने के लिए इधर चलेगी। तो ये भारत में मानसून को इस प्रकार से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। समझ रहे हैं? ये ऐसे भारत की तरफ क्या होगा, मानसून का क्या होगा, आगमन होगा। अब इस प्रकार से भारत में मानसून आएगा तो भारत में मानसून को आकर्षित करने का कार्य किसका है, तो ये थार के मरुस्थल का जो है आकर्षित करने का कार्य थार का मरुस्थल कर रहा है भारत के अंदर मानसून को। इसके बाद में अगर हम बात कर लें तो इसके बाद में आप अच्छे से बात कर सकते हैं कि थार का मरुस्थल जो है इसका विस्तार कहां कहां पे आपको देखने को मिलता है। तो थार के मरुस्थल के अगर विस्तार के बारे में बात कर लें तो देखिएगा ध्यान से, थार के मरुस्थल का विस्तार। अब देखो इसके विस्तार से संबंधित कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। थार के मरुस्थल का विस्तार आपसे पूछ लिया जाए तो देखो 2 देशों में आपको थार के मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलेगा। कितने देशों में? 2 देशों में। एक हमारे पास हमारा प्यारा इंडिया है। कौन सा है? इंडिया है। एक अपने पास पाकिस्तान है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास भारत हो गया, एक नालायक पाकिस्तान हो गया। इन 2 देशों के अंदर जो है थार के मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है। अब कुल मरुस्थल का भारत में कितना प्रतिशत दिखता है? 85% दिखता है। लेकिन पाकिस्तान में कितना दिखाई देता है? तो पाकिस्तान में 15% मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। तो राजस्थान व भारत व इसमें पाकिस्तान में मरुस्थल का विस्तार कितना कितना मिलता है? तो भारत में 85%, राजस्थान इसमें पाकिस्तान में 15% जो है थार के मरुस्थल का विस्तार आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में हम बात कर लें कि थार का मरुस्थल जो है, इस थार का मरुस्थल का हमने ओवरऑल जो है ऊपर के जो ऊपरी बिंदु जो आपसे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब के बारे में हमने चर्चाएं की है आज के सेशन में। फिर आगे हम इसको थार के मरुस्थल को राजस्थान के संदर्भ में बांटकर भी बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल जो है इसका विस्तार कैसे कैसे और कितना किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, कैसे यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में हमें डिटेल से बात करनी है। आज के सेशन में हम इस राजस्थान के थार के मरुस्थल के बारे में, यानी कि ये अपने पास राजस्थान में कौन सा भाग हो गया, तो ये हो गया अपने पास पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, इस पश्चिमी मरुस्थली भाग के बारे में हमने बात की है जो कि राजस्थान में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है उसके नाम से जाना जाता है। आज के सेशन में हमने राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया है। तो आज के सेशन में हम इस प्रकार से जो है मरुस्थली क्षेत्र के ओवरऑल ऊपरी बिंदुओं के बारे में, अब राजस्थान के संदर्भ में कैसे प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से राजस्थान में इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि 25 सेमी वर्षा रेखा जो है या समवर्षा रेखा जो है इसको 2 बराबर भागों में विभाजित यानी कि 2 पार्ट्स में विभाजित करेगी, जिसमें एक शुष्क मरुस्थली प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थली क्षेत्र बनेगा। ठीक है, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो थम्स अप करना ना भूलेंगे, लाइक करेंगे और बताएंगे कि हमें इस कंटेंट के माध्यम से
कितना बेहतरीन हमारी तैयारी हो रही है। तो एक बार इसकी जानकारी भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर ये हमें बताएंगे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और आने वाले इसी प्रकार से आपका जो है तैयारी के अंदर जो है उड़ान क्लासेज आपका योगदान करता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।